की रिपोर्ट वाजिद अली साहब को कलकत्ता भेज दिया। 53 में हैदराबाद से बरात सिन्हा बकायदा बदली। 53 में नाना साहब की पेंशन और कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद की। 55 में तंजौर के राजा का टाइटल खत्म कर दिया। मुगल बादशाह का भी टाइटल खत्म करने की कोशिश की और कहा कि उसके मरने के बाद लाल किला खाली करना पड़ेगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बचपन से ही हम गालियां निकालते आए डलहौजी को। उस डलहौजी के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम देख लेना थोड़ा, 48 से 56, मतलब आग इसके जाने के बाद लगी है। 57 वाली क्रांति इसके जाने के बाद हुई थी, डलहौजी के जाने के बाद हुई थी। ये 57 वाली क्रांति से ठीक पहले चला गया था। 36 वर्ष की उम्र में इंडिया आया था, पैसे वाला बंदा था वहां का, पर निरंकुश टाइप का आदमी और था थोड़ा। पढ़ते हैं हमने इसने क्या किया क्या नहीं किया। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जनक यदि इसे किसे कहा जाता है तो डलहौजी कहा जाता है। दोनों तीनों तरीके से। आज जो आप भारत का मानचित्र देखते हो, मैप जो देखते हो, ये बड़ी तौर पर डलहौजी की देन है। डलहौजी से पहले खूब सारी रियासतें थी जो स्वतंत्र हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया में नहीं आती। एक दिन मैंने पहले ही बताया था कि डलहौजी से पहले के गवर्नर जनरलों के बारे में कहा जाता था कि वे अंतिम समय तक किसी भी रियासत के विलय को टालते रहते थे। डलहौजी इसके ठीक उल्टा था और डलहौजी किसी भी रियासत के विलय के लिए बहाने ढूंढता था। इसलिए खूब सारी रियासतों का विलय कर लिया, इसलिए ज्यादातर रियासतें ब्रिटिश इंडिया में आ गई। तो आज जो मैप देखते हो वो इसी की वजह से। फिर कोई चीज आधुनिक कब होती है? जब इसमें मॉडर्न चीजें आए। तो इसी के टाइम में रेल आई थी, इसी के टाइम में तार आया था, इसी के टाइम में टेलीफोन आया था, इसी के टाइम में आई थी। इसलिए भी ये माना जाता है कि साहब उसी की वजह से और भारत आधुनिक हुआ है। तो आप भी याद रखना भाई, कौन से गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अब मैंने जो बताया भाई मानचित्र क्यों, क्योंकि उसने खूब सारी रियासतों का विलय किया था। तो कौन कौन सी रियासतों का विलय किया था हम वो पढ़े। हम पढ़ते हैं कि उसने कई सारी रियासतों का विलय कर लिया था। जब मैं ये कहता हूं डलहौजी ने कई रियासतों का विलय कर लिया, तब एक रियासत आपके दिमाग में आनी चाहिए, पंजाब। मैं पढ़ा 1849 में पंजाब का विलय कर लिया गया था। ये देख लो 1848 में। तो उसने युद्ध द्वारा लड़ाई की पंजाब में बाकायदा और विलय की, लिखा हुआ है मर्जर बाय वॉर, युद्ध द्वारा विलय। किन किन को लड़के उसने जीता था, पूरी बात आपको पढ़ाई हुई है मेरी पंजाब के विलय की। कि मूलराज जो था मुल्तान का गवर्नर था। 1850 में सिक्किम का विलय किया गया। सिक्किम जो कि फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर के बाद में नेपाल का नियंत्रण खत्म करके चोग्याल का शासन वहां पर स्थापित कर दिया गया था। वहां कोई अंग्रेजों के 2 डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों को किसी ने गालियां निकाल दी सिक्किम। डलहौजी आर्मी भेज देके सिक्किम का विलय कर लेता है। किसी ने कहा यार गालियां निकालने पे तो विलय नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? डलहौजी ने कहा क्या आप में से कोई टेम्स नदी के किनारे खड़ा होकर हमें गालियां निकाल सकता है? कहा नहीं यार, टेम्स तो तुम्हारे लंदन में, वहां गालियां निकालो तुम भगा भगा के मारो, तुम्हारे देश में तो कौन गालियां निकाले? एग्जैक्टली, कोई गंगा के किनारे खड़ा होकर भी हमें गालियां नहीं निकाल सकता। गाली निकाली जाएगी तो साहब बदला लिया जाएगा, और कुछ भी कर लो, गाल नहीं कढ़नी। तो डलहौजी सिक्किम का विलय कर लेता है 1850। 49 में पंजाब का किया, 50 में सिक्किम का। दिलीप सर पहले हम हिस्ट्री पढ़ाते तो हंसते थे कि वह तो 51 में भी विलय करना चाहता था किसी ना किसी रियासत का, पर उसको लोगों ने समझाया 51 शुभ का साल है, कर मत लेना, इंडिया में 51 को थोड़ा शुभ मानते हैं। तो उसने 51 तो बख्शा, उसने कहा 52 में तो कर लो। एंग्लो बर्मा वॉर पढ़ाया था मैंने लॉर्ड एमस्ट के टाइम में, और मैंने बताया था बर्मा पर हमला किया गया था। उस समय बर्मा का ऊपर वाला पोर्शन छीन के इंडिया में मिला लिया गया था। अपर बर्मा तो उस टाइम में ले आए थे अपने, लगा दिया, जुर्माना लगा दिया किसी बात को लेकर। डलहौजी ने अपनी नेवी भेज दी उनके खिलाफ, कहा जुर्माना चुका दो, इतनी तो बात है, या बात कर लो जुर्माना नहीं देंगे, हमारी गलती नहीं थी, आपने गलत लगाया। डलहौजी ने कहा ना ना ना, इतनी औकात नहीं कि हमारे कप्तानों पर जुर्माना लगाए। इन्होंने यहां से अपना कमांडर भेजा, उस कमांडर ने बर्मा का एक जहाज पकड़ लिया। बर्मा का जहाज पकड़ा तो बर्मा वालों को गुस्सा है, उन्होंने कहा ऐसे कैसे जहाज पकड़ लिया, हम लड़ाई करें। बर्मा वालों ने लड़ाई की। डलहौजी यही चाहता था कि ये लोग लड़ाई करें, लड़ाई की, और बर्मा का नीचे वाला हिस्सा और पिग्गू, लोअर बर्मा और पिग्गू नाम की 2 जगह थी, इनका विलय कर लिया गया। 2 अंग्रेजी नौसेना के अधिकारियों पर फाइन लगा दिया गया। युद्ध द्वारा 3 रियासतों के विलय किए गए। 1849 के अंदर पंजाब कर लिया गया, 1850 में सिक्किम कर लिया गया, 1852 में लोअर बर्मा और पिग्गू कर लिया गया।
याद रखना भाई कि युद्ध द्वारा किस किस का विलय कर लिया गया था। और ये बर्मा 1935 तक अपने साथ था। फिर हमने आंदोलन किए थे। किन मिची मिची आंखों वालों को तो दूर करो भाई, बर्मा वालों का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तब जाके उनको दूर किया था, वरना तो 35 तक तो बर्मा अपने साथ ही था। तो अंग्रेजों ने बर्मा को भी ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था। अब ये तो उसने युद्ध कर करके किया। फिर डलहौजी को तो खूब सारे विलय करने, तो बाकी विलय कैसे किए जाए? अपने भारत में एक बड़ी जोरदार व्यवस्था थी, शायद कोई श्राप ही रहा होगा। अपने राजाओं के बेटे नहीं हुआ करते थे, लड़का मतलब, या तो राजा के लड़का होता नहीं, या होता तो किसी लड़ाई में देश के काम आ जाता। कुल मिलाकर राजा जब मरता तो उसके बेटा नहीं होता। अगला राजा किसको बनाए? तो अपने आप बहुत सिंपल सा सिस्टम हुआ करता था, गोद ले लो, भतीजे को, किसी रिश्तेदार को गोद ले लिया करते और गोद लेके अगला राजा बना दिया करते। और गोद लेना भारत में बहुत अच्छी परंपरा थी। डलहौजी को यह बात पता चली कि अच्छा ये सिस्टम है। और डलहौजी ने कहा भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं। कहा कौन से? अपनी तरफ से डलहौजी ने एक पॉलिसी बनाई, कहा भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन से? कि एक तो जब हमने शासन शुरू किया था भारत में, उस समय आजाद थे, स्वतंत्र थे, किसी को टैक्स देते ही नहीं थे। हमने उनके साथ संधियां कर ली तो वो हमारे दोस्त बन गए। एक तो वो है। कहा ठीक। दूसरे? कहा दूसरे वो है जो या तो मुगलों को टैक्स देते या मराठों को टैक्स देते। हमने मुगलों को भी हरा दिया, हमने मराठों को भी हरा दिया, तो उन्होंने हमें टैक्स देना शुरू कर दिया, हमारे साथ दोस्ती कर ली। पहले तो वो जो किसी को टैक्स नहीं देते, हमारे साथ डायरेक्ट दोस्ती की। दूसरे वो जो मुगलों या मराठों के अधीन थे, फिर हमने मुगलों मराठों को हराया तो वो हमारे अधीन आ गए, हमारे से दोस्ती कर ली। तीसरे वो जो हमने ही बनाए हैं, जिन रियासतों को हमने ही बनाया है, जैसे मैसूर, कि टीपू सुल्तान मर गया तो वाडियार वंश के राजा को वापस कौन बना रहे? अंग्रेज। जैसे सतारा कि छत्रपति की तो कभी खत्म हो गई थी, छत्रपति को वापस किसने बनाया था? हमने। जैसे टोंक, अमीर खान पिंडारी को राजा कौन बनाते हैं? अंग्रेज का, हमने। तो या वो रियासत है जो हमने बनाई है, या वो रियासत है जो पहले किसी के अधीन थी, अब हमारे साथ संधि है उनकी। एक वो रियासत है जो किसी के अधीन नहीं थी, हमारे साथ संधि। 3 प्रकार की। का ठीक है। का पहले प्रकार की रियासत को गोद लेने का अधिकार है, वो आजाद थी तो हर मामले में आजाद है, उनको गोद लेने का अधिकार है पूरा, वो गोद ले सकते हैं। पर दूसरे और जो पावर देता है वो पावर छीन भी सकता है। हमने जो बनाया था, पहले तुम्हारे पास था क्या? तुम तो राजा नहीं थे, हमने राजा बनाया है। अब यदि तुम्हारे बेटा नहीं है तो हम गोद क्यों लेने दें? हम रियासत का विलय करेंगे। 3 प्रकार की रियासत है। जो आजाद थी उनको गोद लेने का अधिकार है, जो किसी के अधीन थी उनको गोद लेने से पहले पूछना पड़ेगा, हो सकता है हम अनुमति दे दें। तीसरी वो जो हमने ही बनाई है, कोई अधिकार नहीं है, यदि बेटा नहीं है तो मर्ज किया जाएगा। तो डलहौजी ने 3 रियासतों का तो युद्ध द्वारा विलय किया, बाकी के लिए उसने कहा शांति द्वारा विलय। इस नीति को उसके बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, डलहौजी की हड़प नीति कहते हैं एग्जैक्टली। और गोद लेने वाले चक्कर में की थी तो हम इसको गोद निषेध नीति भी कहते हैं, या डलहौजी की हड़प नीति याद रखना। डलहौजी ने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा। वे रियासतें जो अंग्रेजों के आने के समय स्वतंत्र थी, आने का मतलब है कि जब उन्होंने राज शुरू किया, शासन में जब वो आए, those princely states which were independent on the arrival of Britishers। वे रियासतें जो पहले मुगलों तथा मराठों के अधीन थी लेकिन बाद में अंग्रेजों के अधीन हो। Those princely states which were subordinate of Mughals and Marathas earlier, but later on they became British subordinate। वे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई या पुनर्निर्मित की गई। सतारा मैसूर रियासत तो थी पर अंग्रेजों ने दूसरे वंश को दी तो पुनर्स्थापित। कई रियासतें अंग्रेजों ने ही बनाई थी। टोंक अंग्रेजों की बनाई गई रियासत थी अपने आप में। झांसी अंग्रेजों की बनाई गई रियासत थी, उससे पहले झांसी नाम की कोई रियासत नहीं हुआ करती थी। जब पेशवा को हरा दिया था तो उसके एक टुकड़े को उन्होंने रामचंद्र राव नाम के एक राजा को बंदे को राजा बना दिया था। रामचंद्र राव मरा तो उसके चाचा संग्राम शाह को राजा बना दिया था। संग्राम शाह मरा तो उसके बेटे गंगाधर राव को राजा बना दिया था। गंगाधर राव के बेटा था नहीं तो गंगाधर राव ने दामोदर राव को गोद लेने की कोशिश की, अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, विलय कर लिया।
और इस बात पर गंगाधर राव की जो रानी होती है लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, वो बगावत करते हैं। तो तीसरे प्रकार की रियासत वो थी। लिखा इस पहले प्रकार की रियासत को गोद लेने का अधिकार है। दूसरा और तीसरे प्रकार की रियासत को गोद लेने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरे प्रकार की रियासत को संभवतः गोद लेने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन तीसरे प्रकार की रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा, कोई अनुमति नहीं। और उसने कर ली। पहले तो याद रखना कि हड़प नीति में क्या क्या बांटा था, क्या क्या कहा था उसने। 3 प्रकार की रियासत, वे जो आजाद थी अंग्रेजों के साथ संधि, वे जो मुगलों मराठों का अधीन थी अंग्रेजों से संधि, वे जो अंग्रेजों ने बनाई है। पहला ले सकते हैं, दूसरे को लेने से पहले पूछना पड़ेगा, अनुमति दे देंगे हो सकता है जहां तक, तीसरे को कोई अनुमति नहीं है, विलय करेंगे। 1848 में 17 ही आया है सबसे पहले उनके सामने। प्रताप सिंह को राजा बनाया था, प्रताप सिंह के बाद में अप्पा साहिब राजा बने थे, अप्पा साहिब के कोई बेटा था नहीं, तो उनका विलय करो। 49 में जैतपुर और संभलपुर 2 रियासतों का विलय किया गया। 50 में बघाट का विलय किया गया। 51 खाली है, जैसा कि दलीप सर कहते हैं कि नहीं भाई 51 शुभ का साल है, इस साल में तो किसी का मत करो यार। 51 उन्होंने खुला छोड़ दिया एकदम। 52 में उदयपुर, ये उदयपुर अपने वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जगह पड़ती थी उदयपुर नाम करके। 53 में झांसी, ये सन याद रखना क्योंकि झांसी वाला विलय थोड़ा याद रखने वाली बात है कि गंगाधर राव की डेथ हुई थी तो उन्होंने दामोदर राव को गोद नहीं लेने दिया। गंगाधर राव राजा थे, उनकी डेथ के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थे वो दामोदर राव को गोद लेकर राजा बनाना चाहते थे। डलहौजी मना कर देता है और डलहौजी इस रियासत का विलय कर लेता है। 54 में नागपुर, 55 में ये अपने वाली करौली है। अपने वाली करौली के अंदर नरसिंह पाल नाम करके राजा हुआ करता था। नरसिंह पाल की डेथ हुई तो यहां पे भरतपाल नाम के उसके बेटे को, जिसके लिए कहा गया कि राजा ने गोद ले रखा था, इसको राजा बनाने की कोशिश की गई। 52 में 1852 के आसपास की बातें, नरसिंह पाल के निधन के बाद उसके दत्तक पुत्र भरतपाल को राजा बनाने की कोशिश की। डलहौजी 55 में विलय कर लेता है। 2-3 साल बातचीत चली, क्या है क्या नहीं, उसने कहा विलय करो। करौली वालों ने कहा हम इस थर्ड में थोड़ी आते हैं, हम तो फर्स्ट में आते हैं, हम तो तुम्हें टैक्स नहीं देते। डलहौजी नहीं माना। अब फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, ये डलहौजी खुद ही तय कर लिया करता था। ये बेचारे करौली वाले लंदन गए। लंदन में जो कंपनी की बॉडी होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जाके समझाया कि हम नहीं आते यार, ये डलहौजी कैसे मिला सकता है ऐसे। उन्होंने डलहौजी कहा डलहौजी करौली छोड़, तब करौली का विलय रद्द किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सलाह पर करौली का विलय रद्द कर दिया गया। मुझे याद है 2012 के अप्रैल मेंस में क्वेश्चन था, कौन सी एक रियासत का विलय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर रद्द कर दिया गया था। तो कौन सी रियासत थी, तो करौली थी, अपने वाली करौली। 1855 की बात है। फिर रद्द किया, हालांकि भरतपाल को तो फिर भी राजा नहीं बनाया, फिर इन्होंने राजा बना दिया था मदन पाल को। उनका ने भरतपाल नहीं, कोई दूसरे रिश्तेदार को बनाओ, तो मदन पाल नाम का बंदा था जिसको करौली में राजा बनाया गया था। 48 में 17, 49 में जैतपुर और संभलपुर, 50 में बघाट, 51 खाली, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 55 में करौली। और करौली का विलय रद्द करना पड़ गया था। 3 का युद्ध द्वारा विलय किया। 49 में पंजाब, 50 में सिक्किम, 52 में लोअर बर्मा और पिगू। ये 7-8 रियासतों का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध नीति द्वारा किया। 48 में 17, 49 में जैतपुर संबलपुर, 50 में बघाट, 51 खाली, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 55 में करौली। डलहौजी का मन नहीं भरा, डलहौजी का मजा नहीं यार, दिल मांगे मोर, थोड़ा कुछ और करते हैं। भारत के बीचों बीच एक गंगा यमुना के दोआब के अंदर एक रियासत पड़ी, अवध। अवध रियासत यूपी, अयोध्या के आसपास का इलाका, जिसकी राजधानी लखनऊ। डलहौजी ने कहा यार ये करें तो मजा आए। पूछा लोगों से कि लड़ाई वड़ाई करता है क्या। अरे कहा यार सीधा आदमी है बापड़ा। उस समय अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली साहब। का सारे दिन ठुमरी सुनता रहता है, शतरंज खेलता रहता है,
कोई लेना देना ही नहीं है, काय गालियां निकाले, भला आदमी है बाप का टाबर, बस आप पूरे मरने से पहले जिंदा रहेंगे, बाकी वाले कहां से। डलहौजी ने कहा यार इसका विलय तो करना है, क्या बहाना निकाला जाए। आदमी बहाने ढूंढता था। उसने कर्नल सलीमैन को भेजा, कर्नल सलीमैन जाओ और अवध में पता लगाओ सब कुछ सही है या नहीं है। कर्नल सलीमैन बेचारा भला आदमी, वह गया यार, उसने जाकर अवध में रेडी, सब मामला एकदम सही है। डलहौजी का मूर्ख, समझता ही नहीं यार कुछ बात को। इस बार डलहौजी ने फिर एक दूसरे बंदे को भेजा, आउटरम, और आउटरम को कहा कि आउटरम तुम जाओ और जाके बताओ अवध का शासन कैसा है, अवध में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। समझ रहे हो मेरी बात, अवध का शासन कैसा है, शासन ध्यान रखना इस पर। आउटरम ने कहा सर गोट इट, समझ में आ गया मुझे आपका पॉइंट। आउटरम गया और आउटरम ने जाकर रिपोर्ट तैयार की कि आप पूछो मत, इतना गंदा शासन है कि मुझे तो शासन कहते हुए शर्म आती है, मैं इसको कुशासन कहूंगा, बेड गवर्नेंस। और अवध की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, और अवध की जनता कह रही है हे डलहौजी बहादुर तुम आओ, आकर हमारा उद्धार करो। डलहौजी का शाबाश मेरे चिते, आउटरम तुझे इसीलिए भेजा था। और अवध पर आरोप लगाया गया कि अवध में कुशासन है, बेड गवर्नेंस, और 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। याद रखना, कोई पूछेंगे अवध का विलय कब किया गया, 1856। किस आधार पर किया गया, कुशासन। ऐसी रिपोर्ट किसने तैयार की, आउटरम। विलयकर्ता कौन है, डलहौजी। नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को पकड़ा और पकड़ के कलकत्ता भेज दिया, यहां नहीं रहना आपसे, यहां की व्यवस्था हम देख लेंगे, तू कलकत्ता जा। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। तो अवध का विलय याद रखना भाई, कब किया गया था अवध का विलय, 1856 में डलहौजी के द्वारा आउटरम की कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। वाजिद अली शाह यहाँ के नवाब थे, उनको कलकत्ता भेज दिया गया। In 1856 AD, on the basis of bad governance, Awadh was merged. सारी बात मैंने बता दी। नवाब वाजिद अली शाह was sent to Calcutta. This merger was based on Outram's report. आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इसका विलय किया गया था। अब डलहौजी ने कहा कि दिलीप सर कहते हैं 51 में रियासत का विलय नहीं करना, पर सोच तो सकता हूं किसका करना। तो कहते हैं अवध का विलय उसने कोई कुशासन के आधार पर नहीं किया था, ये उसके दिमाग में 1851 से चल रहा था। और 1851 में उसने अवध के बारे में कहा था कि ये चेरी एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, इस चेरी को तो मैं खाऊंगा, एक दिन तो मेरे मुंह में आनी है। एनसीईआरटी किताब का कोटेशन है कि डलहौजी ने 1851 में ही अवध रियासत के बारे में कह दिया था कि यह चेरी एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। तो एनसीईआरटी वाले ट्रांसलेशन बड़ा शानदार करते हैं, और चेरी की हिंदी की गई गिलास फल, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा। मुझे लगता है कभी क्वेश्चन आ जाएगी यह गिलास फल हमारे मुंह में गिरेगा, स्टूडेंट पहले तो गिलास फल समझेगी क्या है, चेरी लिख देते मांगता हूं, पर नहीं लिखा भाई, ऐसे लिखते हैं वो बिजली को विद्युत भी नहीं लिखेंगे, तड़ित ही लिखेंगे उधर जाके। तो आप भी ध्यान रखना भाई कि चेरी को गिलास फल कहा जाता है। तो उसने अवध का विलय कर लिया था आपके 1856 में, पर सोच उसने 1851 में लिया था इसके बाद। हालांकि हमारे हिस्टोरियन सारे कहते हैं नहीं अवध का विलय गलत था, अवध में कोई कुशासन नहीं था, डलहौजी ने गलत किया। मुझे लगता है यार सही किया था। वाजिद अली शाह को जब गिरफ्तार करने के लिए गए थे लखनऊ के किले में, वाजिद अली साहब बैठा हुआ था वहां पर, बाकी किला खाली, लोग भागे, नौकर चाकर सब भागे। अंग्रेजों ने कहा कि यार जब सब भाग रहे थे तू क्यों बैठा है यहां पर, तू भी तो भाग जाता। नवाब ने कहा कि भागने के लिए जूते पहनने पड़ते, पहन लेता जूते। जूते पहनाने के लिए और उसके फीते बांधने के लिए कोई नौकर नहीं था। जो आदमी जूते नहीं पहन सके, फीते नहीं बांध सके, मुझे लगता है उसको गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए।
डलहौजी ने देर की, उसको पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। हालांकि बात वो हो जाती है फिर कि आपकी मान डाकण कुणक है। मॉडर्न इंडिया में हमारी खासियत है कि अंग्रेजों को जितनी गालियां निकाल जाए उतनी निकाल दो, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारे वाला तो अच्छा था, तुम्हारे वाला ही खराब था। मीठा मीठा गप्पन, खारा खारा थू वाली बात है। तो 1856 में अवध का विलय कर लिया था। और डलहौजी ने कई पंगे और किए। हैदराबाद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। डलहौजी ने कहा हैदराबाद वाला गालियां वाले निकालता है। ना साहब, का गालियां निकाला, निजाम है, किस बात की गालियां निकाले ऐसे। सबसे पहले साइक संधि इसने की थी अपने साथ, तो वेलजली के साथ। खटाबर दिन दुने रात चौगने, रानियां खूब सारी है। का कुशासन वाला हो, ठीक ही है। अवध जीती स्थिति भी बेकार नहीं। डलहौजी ने कहा तो अब इसका क्या करें, इतनी बड़ी रियासत है यार। किसी ने कहा सर, हम जो रुपए लेते हैं ना, अंग्रेज क्या करते, सैनिक सहायता देते, उसके बदले में रुपए लेते, क्या क्षेत्र लिया करते, वो सर बकाया पड़े इस पे, कई सालों से चुका भी नहीं पा रहा है। और हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों द्वारा लिया जाने वाला धन बहुत अधिक होता था, इसलिए भारतीय राजा अक्सर आर्थिक दिवाली हो जाते थे। डलहौजी का शाबाश, पहले क्यों नहीं बताई ये बात, कितने रुपए मांगते हैं कि सर इतने रुपए एरियर पड़ा है अपना। हैदराबाद के नवाब के पास गए, उसका एक एरिया छीन लिया, हम तेरे से बकाया मांगते हैं, इसके बदले में रुपए लिए जाएंगे, जो क्षेत्र लिया जाएगा। हैदराबाद से एक क्षेत्र छीना था, बरार, बकाया धन के बदले में 1853 में बरार छीन लिया गया था। और क्या किया जाए, आदि बड़ा जो मस्त था। बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा थे। 1818 के तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद कहा गया कि पेशवा का पद खत्म, मराठा कन्फेडरेशन खत्म, बाजीराव सेकंड आज के बाद पेशवा नहीं लगाएगा नाम के आगे, पूना में रहेगा नहीं, कानपुर के पास बिठूर में रहेगा। और चूंकि अंतिम पेशवा है तो हम इसको पेंशन दे देंगे। अब बाजीराव सेकंड की होगी मृत्यु बिठूर में, तो अगले पेशवा उसके बेटे बन गए नाना साहब। नाना साहब ने डलहौजी को कहा, और जैसे अगला उसकी डेथ हुई, डेथ होते अंग्रेजों ने पेंशन कर दी बंद। नाना साहब ने कहा भाई साहब पेंशन दो। डलहौजी ने कहा किस बात की, कहा मैं पेशवा हूं। उनका सुन, पेशवा तेरा बाप ही नहीं था, 1818 में पेशवा का पद खत्म कर चुके, नाना साहब आप पेशवा तो नहीं, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। 1853 में नाना साहब की पेंशन बंद कर देता हो। नाना साहब ने कहा मैं क्रांति कर दूंगा आपके खिलाफ। डलहौजी ने कहा जो जी में है ना वो कर ले, पेंशन तो आज दी जाए कल दी जाए। और उसने केवल नाना साहब की पेंशन बंद नहीं की, उसने कर्नाटक के नवाब की भी पेंशन बंद कर दी। किस बात की पेंशन है, कोई पेंशन नहीं, तो हमारे पैसे पे बैठे बैठे मजे करते हो, आज के बाद पेंशन नहीं देंगे, तो नाना साहब की पेंशन बंद कर देता। मजे आते थे उसको यूं राजाओं से पंगे लेने। तंजौर के राजा को तो उसने ये ऑर्डर निकाले कि तू नाम के आगे राजा नहीं लगाएगा। पूछा कि पेंशन की नहीं देते, बकाया धन की नहीं है, गालियां निकालता कि नहीं निकालता, शासन की अच्छा है, बेटे की है। डलहौजी ने कहा तो क्या करूं मैं इसका। और उसने तंजौर के राजा को जाग कहा कि तंजौर के राजा आज के बाद नाम के आगे राजा नहीं लगाएगा, छोटे मोटे आदमी नाम के आगे राजा लगाते हो। तो तंजौर के राजा की उपाधि खत्म कर देता है। फिर बंदे ने कहा यार पंगा लिया जाए तो ढंग से लिया जाए। सबसे बड़ा राजा कौन है इधर, मुगल बादशाह। कहा ये दिल्ली वाला, जिसकी दिल्ली पर हमारा कब्जा, जिसको पेंशन हम देते हैं। हाँ सर, ये मुगल बादशाह है। सर मुगल बादशाह। एक दिन गए डलहौजी दारू पी के, आज के बाद बहादुर शाह जफर तुम नाम के आगे मुगल बादशाह नहीं लगाओ। लोगों ने पकड़ा, भाई ऐसे मत कर यार, मुगल बादशाह की देश में इज्जत है, लोग नाराज हो जाएंगे इंडियंस कि हमारे मुगल बादशाह को मना कैसे कर दिया। चलो ठीक है, तुम लगा लो, तेरे बाद तेरी जितनी औलाद होगी ना ये तो मरे नहीं लगाएगी। और ये लाल किला जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद को यहां से बाहर निकालूंगा मैं। घर वालों ने पूछा तो हम कहां जाएंगे, उसने कहा 2 BHK देखो बाहर कोई, नरेगा पे इंतजाम करो, इधर तो नहीं रहने दूंगा मैं। तो उसने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की उपाधि छीनने का प्रयास किया था।
और उसकी मृत्यु के बाद लाल किला खाली करने के आदेश दिए। तो राजाओं से उसने इतने पंगे ले लिए थे कि उसके जाते ही राजाओं ने क्रांति कर दी। झांसी की रानी बेटा को क्रांति, बेगम हजरत महल पति वाजिद अली साहब कलकत्ता भेज दिया, क्रांति। बहादुर शाह जफर की उपाधि छीनने का प्रयास, क्रांति। तो हम जब 57 की क्रांति पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि डलहौजी की हड़प नीति या डलहौजी की राजाओं के प्रति जो नीति थी वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार थी उसके लिए। ये तो भाई डलहौजी के वो काम कि उसने युद्ध द्वारा 3 विलय किए, पंजाब, सिक्किम, लोअर बर्मा और पिगू, 49, 50, 52। फिर आपके गोद निषेध नीति 48 सतारा, 49 जैतपुर संभलपुर, 50 बघाट, 51 खाली, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 55 में करौली। करौली वापस लौटाना पड़ा। फिर 56 में कुशासन के आधार पर अवध, 53 में हैदराबाद से बरार छीन लिया बकाया धन के बदले, 53 में कर्नाटक के नवाब के नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, 55 में तंजौर के राजा का टाइटल छीन लिया, मुगल बादशाह का भी टाइटल छीनने का प्रयास किया लेकिन तब तो नहीं छीना, पर उसकी मृत्यु के बाद लाल किला खाली करने के आदेश जरूर दे दिए थे। हम इसके ये बुरे बुरे काम पढ़ते हैं हमेशा, और इसके लिए अपने को जितनी जी में आती है उसकी मन भर के गालियां भी निकालते हैं। पर इस बंदे ने बेचारे ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे अपने भारत में, जैसे हम पढ़ते हैं, देखो क्या अच्छे काम थे। रिफॉर्म्स ऑफ डलहौजी। 1952 में भारत में तार सेवा शुरू करता है। आज की पीढ़ी के बच्चे आप तार के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं चाहूंगा कि आप पापा और मम्मी से पूछें कि तार क्या हुआ करता था। पिछली गवर्नमेंट ने तार सेवा को बंद ही कर दिया था। पहले जल्दी से जल्दी समाचार भेजने का साधन तार ही हुआ करता था। और मुझे तो वो दिन भी याद आते हैं जब हम हिंदी और इंग्लिश में तार कैसे लिखा जाता है ये भी एग्जाम के लिए याद करते थे। तार बहुत संक्षिप्त शब्दों में लिखे जाते थे, कम शब्द होने चाहिए। पिता बीमार, जल्दी आओ, इतना ही तार लिखा जाता था। कोई भाई बाहर रहता है, उसको बुलाना है, बस इतना लिख के भेजा करते थे। वो तार सेवा यदि भारत में किसी ने शुरू की तो डलहौजी ने की थी। कब की थी? तो 1852 में की थी। तार विभाग का जो मुखिया था, जो प्रमुख था, उसका नाम था ओ सेंगनेसी। ओ सेंगनेसी नाम करके बंदा था, वो तार विभाग का प्रमुख था। तो कोई पूछे कि डलहौजी के समय जब भारत में टेलीग्राम सर्विस शुरू की गई थी तो उस टेलीग्राम सर्विस का चीफ कौन था? तो ओ सेंगनेसी नाम करके बंदा था जो उसका चीफ हुआ करता था। मुझे लगता है इसका नाम तो सेंगनेसी ही रहा होगा, ये थोड़ा अपने वालों ने बना दिया होगा कि ओ कौन है, किसी ने कहा ओ सेंगनेसी है, तो ओ सेंगनेसी है, ओ सेंगनेसी करते करते ओ सेंगनेसी हो गया होगा, तो आप याद रख लेना। 53 में रहा रेल, बॉम्बे से थाने के बीच, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, पहली रेल चलाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में। पहली रेल का जो इंजन था उसका नाम था फेरिक्वीन, अभी भी रखा हुआ है। तो भारत में पहली रेल कब चलाई गई? 1853। कहां से कहां के बीच? बॉम्बे से थाने के बीच। उस इंजन का नाम क्या था? तो फेरिक्वीन। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो और पढ़ोगे कि दुनिया की पहली रेल 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलाई गई थी और उस इंजन का नाम था रॉकेट। अब इस बात को वापस, रेल चली थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1830 में रेल चली और भारत में 1853, मतलब मात्र 23 साल में अंग्रेजों ने भारत में रेल चला दी थी। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर देखिए आप, कितना जल्दी कर दिया था उन लोगों ने कि नहीं साहब इंडिया में भी रेलवे होना चाहिए। हालांकि हम कहते हैं कि वो रेलवे इसलिए लेकर आए थे कि भारत के रॉ मटेरियल को फटाफट पोर्ट तक पहुंचाओ और अंग्रेजों का तैयार माल जो पोर्ट पे था उसे फटाफट मार्केट के अंदर पहुंचाओ। पर किस लिए भी लाए हो, रेल 1853 में डलहौजी लेके आ गया था और भारत को रेलवे से खूब सारे फायदे हुए। तो आप आज के बाद जब भी रेल में बैठो तो आप कहना थैंक यू डलहौजी कि तुम नहीं होते तो 1853 में इतनी जल्दी भारत में रेल नहीं आती। 54 के अंदर डाक सेवा शुरू की, चिट्ठी आई है, संदेशे आते हैं, यह व्यवस्था 54 में शुरू की गई। 2 पैसे का डाक टिकट लगाइए, कहीं भी संदेश भेजिए। नई पीढ़ी के लोग क्या जानो कि अंतरदेशीय समाचार पत्रों में, समाचार पत्र के अंतरदेशीय पत्रों में एक अलग ही प्रकार की खुशबू हुआ करती थी। लेटर आता तो उसको पढ़ने के लिए
आसपास का कोई पढ़ा लिखा आदमी बुलाया जाता, लिखने वाला भी अपने भाव उड़ेल के रख दिया करता था, सुनाने वाले भाई यूं सुनाता जैसे उसी ने लिखा है। पोस्ट कार्ड आया करते थे, अंतरदेशीय आया करते थे, और डाक टिकट भी आप लोग तो भूल गए होंगे। ऑनलाइन का जमाना है, ऑफलाइन फॉर्म ही नहीं भरे जाते, वरना पहले वो डाक टिकट और चिपकाने पड़ते थे। ये व्यवस्था 1854 में शुरू की। शुरुआत में फौजी भाइयों के लिए कहा गया कि फ्री, फौजी भाइयों को 2 पैसे का डाक टिकट नहीं लगाना पड़ेगा। पर फिर नोटिस किया कि थोड़े दिन बाद फौजी भाई तो संदेश से आते ही गाते रहते हैं सारा दिन, कोई कामकाज ही नहीं बचा। डलोजिन का फौजी भाइयों इतने संदेश से आते हैं भी नहीं कहना, और तुम्हारी ये सेवा बंद की जाती है। तो हालांकि उनकी बाद में इसने बंद कर दी थी। 54 में इसने एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया। रेलवे आ गई तो आपको पुल बनाने पड़ेंगे, पुल बनाने का काम, सड़क बनाने का काम, ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है? पीडब्ल्यूडी। तो 54 में पीडब्ल्यूडी भी लेके आए थे। 54 में यूपी के अंदर एक नहर बनाएगी, गंग नहर। यूपी वाली गंग नहर है, अपने वाली नहीं है। अपने वाले तो गंगा सिंह जी 1927 में लाए थे। यूपी में गंग कनाल लेके आए थे 54 में। 52 में तार, 53 में रेल, 54 में डाक, 54 में पीडब्ल्यूडी, 54 में गंग कनाल, 54 में एजुकेशन रिफॉर्म किए गए, शिक्षा में सुधार किए गए। और शिक्षा में सुधार के लिए जिस बंदे को अपॉइंट किया गया, उस बंदे का नाम था चार्ल्स वुड। और चार्ल्स वुड ने शिक्षा में सुधार किए, इसलिए इनको कहते हैं वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड लंदन में रहता था। अंग्रेजों की संसद की एक कमेटी हुआ करती थी जो कंपनी के कामकाज पे ध्यान रखती थी। उस कमेटी को बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये चार्ल्स वुड उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करता था। भारत में राज कौन करती है? कंपनी। कंपनी को रेगुलेट कौन करती है? संसद। तो संसद में एक रेगुलेशन बॉडी हुआ करती थी कंपनी के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करती थी कंपनी को। उसका मुखिया, उसका चीफ, उसका हेड जो था वो आपके चार्ल्स वुड था। इसलिए उन शिक्षा सुधारों को वुड डिस्पैच कर। इससे पहले सुधार कौन करके गया? मैकाले। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में मैकाले लेके आया था 35 में। अब आ गया 54। लोगों ने कहा साहब 19-20 साल हो गए, चेंज तो करो, थोड़ी बहुत व्यवस्था में तो बदलाव लाई जानी चाहिए। तो कहा गया ठीक करते हैं। वुड को कहा भाई चेंज कर। सुनना मेरी बात, अभी इस पे लिखा हुआ और है, मैं पढ़ा दूंगा क्या चेंज हुए। आप आज भी सोच लो कि शिक्षा में क्या क्या चेंज हो जाने चाहिए, वो चीजें वुड ने उस टाइम कर दी थी। पहले तो कहा गया कि भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्यों देनी है भारत को। कोई पॉलिसी जब लाई जाती, अब की बार भी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव बताया हुआ। तब भी अंग्रेजों से पूछा गया कि भाई जो तुम रिफॉर्म कर रहे हो, जो तुम पॉलिसी ला रहे हो, क्या उद्देश्य है इसका? क्या इसका उद्देश्य एक ही है? क्या? तो भारत में यूरोपियन ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना। का ठीक है, तो कैसे बढ़ावा दोगे? मैकाले की तरह टपक टपक करके। मैकाले ने कहा था टपक टपक के शिक्षा नीचे आ जाएगी। भारत वाले बाप रे कब से ऊपर देख रहे हैं, कोई टप्पा आए हमें शिक्षा मिले। वुड ने कहा गलत बात, मैकाले वाला सिस्टम गलत है। और मैं कहता हूं कि नहीं साहब, मैकाले की तरह नहीं दी जाएगी, हम टपकन सिद्धांत को समाप्त करते हैं। अपने वालों का ये ठीक है। फिर अपने वालों का मैकाले कह के गया था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हमारे यार गांव के टाबरों को इंग्लिश मीडियम समझ नहीं आती। खरगोश को हम सुसिया बोलते हैं, तुम खरगोश को अंग्रेजी में और बताते हो। हमें हिंदी वाला याद नहीं हुआ, वो कहां से याद हो जाएगा? उसने कहा कि प्राइमरी तक के बच्चों को वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन है, प्राइमरी के बाद और सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन है, उसमें दोनों साथ साथ चलेगी। तुम्हारी लोकल लैंग्वेज भी चलाएंगे और अंग्रेजी भी सिखाएंगे, पर जो हायर एजुकेशन है वो पूरी अंग्रेजी में देंगे। अपने वालों का ठीक है।
प्राइमरी तक की वर्नेकुलर लैंग्वेज, स्थानीय भाषा। सेकेंडरी वाली बोथ। हायर एजुकेशन इंग्लिश में, जो अभी भी लगभग भारत का ढांचा है, या इससे कुछ समय पहले तक तो वही थी। 5वीं तक हिंदी मीडियम, 6ठी से अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट लगता, और हायर एजुकेशन अब जाके थोड़ी बहुत हिंदी मीडियम में हुई है, वरना किसी टाइम में इंग्लिश मीडियम में ही होती थी। अभी भी देख लो, एमएससी, एमबीए, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ज्यादातर में तो इंग्लिश मीडियम ही है इनमें। तो हायर एजुकेशन तो आज भी अपनी किसके अंदर है? इंग्लिश मीडियम में ही है। और उसने कहा हर जिले में एक एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल खोला जाए। एंग्लो मतलब अंग्रेजी भी होगी उसमें, वर्नेकुलर मतलब उसमें स्थानीय भाषा भी होगी। अपने वालों का बात करते हो हायर एजुकेशन की, कहाँ है हायर एजुकेशन, यहाँ कैसे पढ़ाओगे? उसने कहा जैसे लंदन में यूनिवर्सिटी है ना, वैसी की वैसी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में बनाएंगे। कहा संभालेगा कौन इस एजुकेशन को? बातें बातें आती है। का हर प्रांत में एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, हर जगह एजुकेशन की डिपार्टमेंट बना देंगे, शिक्षा विभाग होगा, कमिश्नर होगा, और वो कमिश्नर सारी की सारी रिपोर्ट सीधी गवर्नर जनरल को देगा। का फिर तो ठीक है। का हमारी लड़कियां तो पढ़ती ही नहीं है, का विशेष प्रयास करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे कि लड़कियां भी पढ़े। का भारत में एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का सीधा कनेक्शन नहीं। लोग एजुकेशन ले लेते हैं, फिर उनको रोजगार तो मिलता नहीं। उसने कहा हम ऐसी एजुकेशन देंगे जिसे रोजगार को भी बढ़ावा मिले। और कोई दिक्कत? अपना का मास्टरी अच्छे नहीं है, पढ़ाएगा कौन? उसने कहा टीचर ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, बीएड एसटीसी करवाएंगे, चिंता ही मत करो आप। अब बताओ, हमने कहा साहब तो पूरा कर दिया आपने। तो आज भी जो बातें हम बैठ के सोचते हैं, ये उस समय वुड ने कह दी थी। यूरोपियन ज्ञान बढ़ाया जाएगा, मैकाले सिस्टम खत्म है, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी तक की एजुकेशन बोथ इंग्लिश एंड वर्नेकुलर, हायर एजुकेशन ओनली इंग्लिश में, हायर एजुकेशन के लिए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज, प्रत्येक राज्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में एजुकेशनल कमिश्नर, कमिश्नर डायरेक्ट रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल। विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, वोकेशनल एजुकेशन, रोजगार वाली एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, टीचर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हम कहते हैं इसमें तमाम चीजें थी। ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। याद रखना, प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पढ़ लेते हैं। वुड डिस्पैच की सिफारिश, भारत में यूरोपीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, मैकाले के सिद्धांत को छोड़ा जाएगा, बताया मैंने भी। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में, माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में। इसके लिए जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल हर जिले में, जिसमें अंग्रेजी भी और वर्नेकुलर भी। उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी में। उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय। शिक्षा विभाग हर प्रांत में स्थापित किया जाएगा, और कमिश्नर, एजुकेशनल कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, और वह केवल गवर्नर जनरल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा। टीचर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एमबीए, ऐसे एजुकेशन जिनके अंदर रोजगार मिले। विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। और चूंकि सरकार अब कितना करे, सरकार के पास लिमिटेड है, तो हम प्राइवेट वालों को भी कहेंगे कि स्कूलें खोलो, और थोड़ा थोड़ा पैसा हम दे देंगे उनको। वो जो आपने कभी देखे हो, आपने आधो सरकारी आधो प्राइवेट है, एडेड स्कूल्स। इस वुड डिस्पैच में एडेड स्कूल थी। कोई निजी बंदा आए, आधे पैसे वो लगाए, आधे पैसे हम लगा देंगे, स्कूल खोलो, एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि वुड डिस्पैच जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा क्या है ये मैं बता चुका हूं, अब समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वुड डिस्पैच याद रखना, मेंस में भी कोई 50 शब्दों में वुड डिस्पैच पूछ सकता है, लिख के आप ट्राई करना।
ये डलहौजी के सुधार। 52 में तार, 53 में रेल, 54 में डाक, 54 में पीडब्ल्यूडी, 54 में आपका गंग कैनाल, 54 में वुड डिस्पैच की बातें मैंने बता दी। डलहौजी ने और सुधार किए। मिलिट्री रिफॉर्म, पहले सब कुछ कलकत्ता में हुआ करता था। डलहौजी ने कहा कि नहीं सर, क्रांति होने वाली है और ये नॉर्थ इंडिया वाले क्रांति करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा सेना का मुख्यालय कलकत्ता में नहीं होना चाहिए, शिमला थोड़ा उधर लेके जाओ, कलकत्ता पूरा इधर पड़ा है यार बंगाल की खाड़ी में, और तोपखाना तो मेरठ लेके जाओ। और बंदे को क्या सुगंध आई होगी कि मेरठ से ही क्रांति की शुरुआत होती है। उसने कहीं ना कहीं इंतजाम करने की कोशिश तो की थी, पर उसके जाते बुलबुला फूट गया। उसे लगता था यार इंडियन सोल्जर क्रांति करेंगे, इसलिए अपने वालों की संख्या बढ़ाओ। इंडियन में भी कुछ अपने पक्ष में, जैसे गोरखे, जैसे सिख, इनकी संख्या बढ़ाओ। आर्मी हेडक्वार्टर कलकत्ता टू शिमला, आर्टिलरी हेडक्वार्टर तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता टू मेरठ, यूरोपियन सोल्जर्स, सिख सोल्जर्स एंड गुरखाज आर्मी के अंदर ज्यादा किए जाए, आर्मी में बढ़ा दिए जाए। एक नॉन रेगुलेशन सिस्टम, ये एक याद रखने वाली। जो जो नए जीते गए क्षेत्र है, पंजाब, बर्मा, सिक्किम, अवध, इनको कौन सी प्रेसिडेंसी में मिलाएं, क्या करें? कहा ये जैसे है वैसे वैसे रखो। जो नया जीता गया क्षेत्र है वहां पर एक कमिश्नर बना दो, और इस कमिश्नर को कहो कि डायरेक्टली रिपोर्ट टू जीजी, मुझे रिपोर्ट करें। इस व्यवस्था को नॉन रेगुलेशन व्यवस्था कहा जाता है। कोई पूछे नॉन रेगुलेशन व्यवस्था किसने लागू की? डलहौजी। कहां पर लागू की? नए जीते गए क्षेत्रों में। क्या किया गया? इनमें कमिश्नर अपॉइंट किया गया, जो किसको रिपोर्ट करता था? गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। नए जीते गए क्षेत्रों में कमिश्नरों की नियुक्ति की, जो सीधे भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। ये बस डलहौजी के बारे में इतनी ही बातें पढ़नी। पहले डलहौजी के युद्ध द्वारा विलय पंजाब, सिक्किम, लोअर बर्मा और पिगू 49, 50, 52। फिर आपके वो 3 प्रकार की रियासतें, पहले जो आजाद थी, पहले जो मुगलों मराठों के अधीन थी, फिर